अजीज़ दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। अजीज़ दोस्तों, भारत के इलेक्शंस अब आखिरी दो पार्ट रह गए हैं और 15-20 दिनों में ज़ाहिर मामला ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद रिज़ल्ट आ जाएंगे। उम्मीद है कि जो नज़र आ रहा है वही होगा और मोदी सरकार वापस आएगी पूरी पावर के साथ। ज़ाहिर ओपोजिशन इस वक्त खुल के खेल रही है। अजीज़ दोस्तों, एक चीज़ बड़ी कंफ्यूजिंग होती है, मेरे लिए भी समझ से बाहर होती है कि इस यूके में 6% मुसलमान हैं, लेकिन सारे मेजर सिटी के ऊपर इनका मेयर है। इनका एक दबदबा है और यहाँ के इलेक्शंस में सिर्फ 6% पॉपुलेशन डिसीजिव मतलब फैसला कुन पार्ट अदा करती है। यही हाल भारत में है कि 17-18% मुसलमान है, 80% हिंदू है, लेकिन इलेक्शंस में हम देखते हैं कि सारा जोर मुसलमानों के ऊपर होता है, सारा चीज़ मुसलमानों के ऊपर होता है। पता नहीं क्या होगा कि मदरसे में बैठा मुल्ला और मुस्लिम गलियों में बैठा अब्दुल और जुग्गी में बैठा रोहिंग्या और बंगाल में बैठा घुसपैठिया और रोड पर चलता फिरता हमारे साथ अवैसी और राहुल बाबा का चमचा इसी अपेक्षा में बैठा है कि मोदी हटे और हिंदू कटे, मोदी हटे और फिर से कश्मीर से कन्याकुमारी तक बम फटे। इसी अपेक्षा में बैठा है। देखिए, गांधी परिवार को नेहरू गए बाबर के कब्रिस्तान फूल चढ़ाने, इंदिरा गांधी जी गई बाबर के कब्रिस्तान फूल चढ़ाने, राजीव गांधी जी गए बाबर के कब्रिस्तान फूल चढ़ाने, राहुल बाबा 2005 में गए बाबर के कब्रिस्तान फूल चढ़ाने। लेकिन क्या राम मंदिर अयोध्या कभी गए माथा टेकने? बताइए, गए तो क्या माने हम इनको? होगा तो वही जो भगवान चाहेगा, और भगवान ने फैसला कर लिया है कि भगवानों की ये सरजमीन जो है वो सही रास्ते पे जा रही है और उसको और सही रास्ते की तरफ ही ले जाएंगे। आपने ये जो सुना नाज़िया इलाही ख़ान साहिबा को, तो नाज़िया इलाही ख़ान साहिबा से भी मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ 1-2 दिनों में, क्योंकि इलेक्शन के हवाले से वो भी मुख्तलिफ़ पॉलिटिशियंस से मिल रही हैं और उनकी मुलाकातें हो रही हैं, काफ़ी एक्टिव हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि असल क्या कहानी है। इलेक्शन में वोटर टर्न अराउंड बहुत कम है और देखा यही गया है कि वोटर्स बहुत कम पड़े हैं, 70% से नीचे ही रहा है, जो कि बहुत ही अफसोस की बात है कि भारत के लोग इतना पॉलिटिक्स करते रहते हैं, लेकिन जब किरदार अदा करने की बात आती है तो आपको थोड़ा सा अपना टाइम ही देना है ना, लाइन में लग के एक वोट ही डालना है ना। अब वोट तो डाले ताकि पता चले कि सारे भारतीय क्या चाहते हैं। अब अगर यही 70% रेशो रहता है तो 70% की सरकार बनेगी ना, जो भी बाकी 30% जो कि डिसिसिव रोल अदा कर सकते हैं वो घर में बैठे होंगे। और कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हमें पता चले कि किस रिलीजन के लोगों ने ज़्यादा वोट दिए, लेकिन नज़र यही आता है कि मुसलमानों ने, अगर वो भारत में एक मिसाल है कि 20 करोड़ हैं तो 22-23 करोड़ वोटर मुसलमान होंगे। मैं आपको बता दूं, चाहे AVM हो, कुछ भी हो, इनके पास बड़े रास्ते हैं। नेगेटिव मुसलमान नेगेटिव में इनसे आगे कोई नहीं है। तो एनीवे अजीज़ दोस्तों, एक है IMM अवैसी की, वो कितना खुल के हिंदुओं के ख़िलाफ़ बात करते हैं, कितना खुल के शरिया और इस्लाम की वो बात करते हैं, बाबरी मस्जिद वापस बनाएंगे, राम मंदिर तोड़ेंगे, ये वो। लेकिन इलेक्शन के टाइम पे ये अकबरुद्दीन अवैसी, जिसने भगवानों की बेइज्जतियाँ की थी, कितनी गंदी गंदी बातें की थी, अब सुने वो हिंदुओं को ललचा रहा है। औरत के मंगल सूत्र को छीन लेंगे। ओह, क्या तुम्हारे जैसा समझे हिंदुस्तान के मर्द को? क्या भाई आप कमजोर हैं? क्या छीनने देंगे? जिस मंगल सूत्र को आपने पहनाया है अपनी बीवी को, कोई छीना तो छीनने देंगे? अरे क्या समझ रहे हैं नरेंद्र मोदी? हिंदुस्तान का मेरा हिंदू भाई कमजोर नहीं है, कोई उसकी बीवी
का मंगलसूत्र छीन नहीं सकता। अरे बाबा, आप जिस गले में मंगलसूत्र पहनाए थे उसका क्या हुआ? बस इतना ही काफी है, समझ गए ना? आप जैसा कमजोर ये मेरा हिंदू भाई नहीं है, नरेंद्र मोदी। हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं, ना तेरी जागीर है ना मेरी जागीर है। इस मुल्क को हम सब ने सजाया है। हिंदुओं ने सोमनाथ की मंदिर से सजाया तो द्वारका की खूबसूरत मंदिर से सजाया, जगन्नाथपुरी के मंदिर से सजाया तो काशी विश्वनाथ की खूबसूरत मंदिर से सजाया, तो मुसलमानों ने मक्का मस्जिद से सजाया तो जामा मस्जिद से सजाया, तो मुसलमानों ने लाल किले से सजाया, तो मुसलमानों ने कुतुब मीनार की बुलंदी से सजाया, तो मुसलमानों ने ताजमहल की खूबसूरती से सजाया। राजस्थान के राजपूतों ने हवा महल जैसे महलात कई ऐसे महलात से सजाया है, तो हिंदुस्तान के सिखों ने सुनहरी गुरुद्वारा से सजाया है। ऐ नरेंद्र मोदी, जितना हिंदुस्तान तेरा है, अकबर ओवैसी का भी उतना है। इस मुल्क पर माथे पे तिलक लगाने वाले का जितना हक है, सर पे टोपी पहनने, चेहरे पे दाढ़ी पालने वाले का भी उतना हक है। हिंदू मेरे भाई हैं, हिंदू बुज़दिल नहीं है, हिंदू ये हैं। ये वक्त आ गया है। लेकिन इसी अवैसी की पार्टी के ये सलाउद्दीन अवैसी ने पोल खोल दी कि हम हिंदुओं को इसलिए ले रहे हैं ताकि हिंदू यूनिटी को तोड़ सकें। हम लोअर कास्ट हिंदू को टिकट देते हैं उनकी यूनिटी तोड़ने के लिए, खाली वोट के लिए नहीं। दूसरी तरफ हम ये भी काम करते हैं कि जो पसमानदा तबकात हैं, हरिजन वगैरह, उनको अपने करीब किया जाए, और हम अपने पार्टी के टिकट पर हरिजनों को भी खड़ा करते हैं, और हमने हरिजनों को खड़ा किया, हरिजन कामयाब हुए, और हम सबसे पहले मेयर का चांस एक हरिजन को दिया कि तुम पहले मेयर बन जाओ हैदराबाद का। तो उसका नतीजा ये निकला कि वो हरिजन कट के हमारी तरफ आ गए, और उनमें ये एहसास पैदा हुआ कि मुसलमान मेजॉरिटी रखते हुए भी हमको पहले मौका दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो ये ब्राह्मणिज्म है, जो हमेशा लड़ाने का काम करती है, खुद तो खामोश रहती है, उनसे वो जो फाइटिंग फोर्स था वो निकल गया। अब ये सिचुएशन है, देखें 18% पॉपुलेशन है भारत की मुसलमान, जो कहते हैं हम भारत में तंग आ गए, डरते हैं। लेकिन रेप 90% ये करते हैं, डकैतियाँ, चोरियाँ, टेररिज्म 100%, डकैतियाँ, चोरियाँ, दूसरे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा 300% पॉपुलेशन बढ़ती है। हेल्थ बेनिफिट और ये सारे वो लेते हैं। कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री ना होने के बराबर है। भारत की पॉपुलेशन 1947 से अब तक हिंदुओं की पॉपुलेशन -7%, मुसलमानों की पॉपुलेशन +43%। सोचने का मुकाम है। अजीज़ दोस्तों, ओपोजिशन का तो इस वक्त सत्यानाश है ही। जैसे कि ये हमारे भाई साहब, मैं हैरान होता हूँ कि भारत में इतने पढ़े लिखे, इतने वाइज इंडियंस हैं, ऐसे लोगों को ये 5 साल चीफ मिनिस्टर रहा है। यार इसकी क्या क्वालिटी है? फिर मैं कहता हूँ कि यार ये तो चलो, फिर उससे तो बेहतर है जो अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर था बिहार का, लालू का बेटा। वो तो कोई कैलिबर, उसका चपड़ासी का कैलिबर नहीं है। ऐसे ऐसे लोग भारत में रूल करते हैं। अब आप देखें, नाजिया इलाही खान ने फिर कांग्रेस को भी नंगा कर दिया। राहुल गांधी एक ऐसे परिवार से आते हैं, ना ही जिनकी दादी ने हिंदू से शादी की,
जिनके पिताजी ने भी हिंदू से शादी नहीं की और जिनकी बहन ने भी हिंदू से शादी नहीं की। तो जिस तरह से 2024 का मैनिफेस्टो कांग्रेस का आया है वो 1936 का मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो पूरा का पूरा उन्होंने छाप डाला है। मैं जानना चाहती हूँ, क्या इस भारत के 82.7% सनातनियों से कभी भी गांधी परिवार को मोहब्बत नहीं थी? क्या सही में सावरकर साहब ने सही सवाल, उचित सवाल बापूजी से पूछा था कि आपको मुसलमानों से इतनी मोहब्बत है पर आप देश के 80% सनातनियों को इस देश की ताकत और अपनी ताकत क्यों नहीं समझते हैं? बहुत उचित सवाल सावरकर साहब ने कहा था। अजीज दोस्तों, भारत में इलेक्शन का बहुत जोर है। ये हमारी राना अयूब कहती हैं कि जर्नलिज्म इंडिया में खतरे में है, अंडर अटैक है, और अखबार में लिख भी रही है। अगर जर्नलिज्म अंडर अटैक होता तो तुम्हारे बाप की हिम्मत नहीं थी कि तुम अखबार में लिख सकती। जिस तरह पाकिस्तान में जर्नलिस्टों के साथ होता है ना, अगर वो तुम लोगों के साथ हो ना राना अयूब, तो तुम्हारे बाप की हिम्मत नहीं जो तुम इस धड़ल्ले से बकवास करती हो। तुम अरफा खानम, शेरवानी, जुबैर, जिस किस्म की बकवास धड़ल्ले से सोशल मीडिया पे करते हो, इसके बाद भी तुम कहते हो कि जर्नलिज्म इंडिया में अंडर अटैक है। शेम ऑन यू। अजीज दोस्तों, भारत के दौरे पे आ रहे हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स डोनाल्ड लू। ये डोनाल्ड लू वही है जिसका साइफर केस इमरान खान का चल रहा है। इमरान खान ने कहा था कि डोनाल्ड लू ने साइफर करवाया था पाकिस्तान के भाजपा को कि इमरान खान की सरकार ख़त्म कराओ, और ये डोनाल्ड लू अब इंडिया भी आ रहा है, बांग्लादेश भी आ रहा है, श्रीलंका भी आ रहा है। तो लेट्स सी, ये भारत है, इसको पता चल जाएगा हकीकत क्या है। ये ऑलरेडी पहुंच गया है इंडिया, इसके बाद ये जाएगा श्रीलंका और फिर बांग्लादेश। और ज़ाहिर है इलेक्शन के टाइम पे आ रहा है, तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत तो गंदबाजियां करके ही जाएगा। अजीज़ दोस्तों, मैं ज़्यादा आपको इधर इलेक्शन के हवाले से, मैं लोग कहते हैं कि यार तुम हमारे मामले में नहीं बोलो, तो भाई साहब दुनिया भर का जर्नलिस्ट लिख रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है, तो आपको मसला नहीं है। जो मुझ पे एतराज़ करते हैं वो राना अयूब पे एतराज़ क्यों नहीं करते? इसलिए कि वो इंडियन है। तो लिख तो वॉशिंगटन पोस्ट में रही है, तो क्या मसला है? इलेक्शन क्या वॉशिंगटन में हो रहा है इंडिया के? टाइम्स लिख रहा है, बीबीसी कह रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, इकोनॉमिस्ट है, मतलब पूरी दुनिया का प्रेस लिखे तो कोई वांधा नहीं। आरिफ अजाकिया जो कि एक इंडियन है बाय डीएनए, बाय हार्ट इंडियन है, बाय सोल इंडियन है, तो मुझे पूरा हक है मैं इंडिया के मामले पे बोलूं, और ये है कि मैं बिल्कुल बोलूँगा, जिसको रोकना है रोके भाई। तो अजीज़ दोस्तों, ये थोड़ी बहुत छोटी चीज़ें थीं जो आपके सामने रखना चाह रहा था। आखिर में मैं एक वीडियो हमारे प्रिय मित्र डॉक्टर ओमेंद्रा रत्नू जी की लगाऊंगा, जो इन्होंने अभी एक इंटरव्यू में कही है। और डॉक्टर ओमेंद्रा रत्नू जी है ना, वो जब बोलते हैं ना, तो मतलब यू कैन नॉट नेगेट, मतलब आप उनको झुटला नहीं सकते। मसला ये है कि वो बिल्कुल तगड़े आर्ग्यूमेंट के साथ बात करते हैं। ज़रा सुनिए उनकी बात। एंड थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। मतलब अगर चाइनीज या पाकिस्तानी बॉम्ब्स गिराएंगे तो क्या कांग्रेसियों पे नहीं गिरेंगे? ये क्या लोहे के बने हुए हैं या लेड के बने हुए हैं? यानी इस तरह की एक डेथ विश में एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी कैसे आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ, इसके मनोविज्ञान क्या है, इसकी साइकोलॉजी क्या है? बहुत सही चीज पूछी आपने। अब क्योंकि आम लोगों के माइंड में यही बात आती है कि यार जब वॉर होगा तो जो बॉम्ब गिरेगा वो कांग्रेसी और नॉन कांग्रेसी में डिस्क्रिमिनेट थोड़ी करेगा। वो मेंटालिटी क्या थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, क्योंकि आज मोदी जी को आए 10 साल हो चुके हैं, इसलिए बहुत सारे लोग भूल गए कि तब क्या चल रहा था। मेरा पर्पस ही यही है कि मैं ये याद दिलाऊं, कॉन्ट्रास्ट करना चाहता हूं। जो लोग कहते हैं ना मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, तो
Please जी, carry on. उनका ऑब्जेक्टिव भारत को मिलिटरीली हराना नहीं था, उनका ऑब्जेक्टिव बिना लड़ाई के भारत को हरा देने का था। इस तरह के एग्रीमेंट तैयार हुए थे। बहुत बहुत मूल्यवान बात कही है आपने। यानी यानी इतनी नीचता और इतना देशद्रोह है एक तरह का, अगर इसको ओपन कहें। मैं इतनी सरलता से किसी को देशद्रोही नहीं कहता हूं, बहुत कैवियट के साथ, बहुत अपने आप को रोकता हूं कि किसी के देशद्रोह, देश प्रेम पर संदेह किया जाए। बट दिस इज आउटराइट ट्रीजन। हाँ, बिल्कुल ट्रीजन बिना है। वॉर की सरेंडर करवा देंगे। जी, उस टाइम ये दो फ्रंट्स पे कैसे काम कर रहे थे, जो अब लोग भूल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, कि हर एक चीज डिपेंड करती है कि आप नैरेटिव कैसे बिल्ड करते हैं। उस समय क्या हो रहा था, आपको याद होगा, अरुंधति रॉय ने लिखा था गांधीयंस विद गन, याद है? गांधीयंस विद गन। यस। ये एक बहुत बड़ा कबाल था, जिनके आर्टिकल लगातार मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स में आते थे कि किस तरह से जो कश्मीर है वहां पे अनरेस्ट है और किसी तरह से हमें इसको मैनेज करने की जरूरत है। और हमारे देश के जो ऑथर थे वो लिखते थे इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर लिखते थे, और उनका उद्देश्य ये था कि नैरेटिव बनाते बनाते अल्टीमेटली कश्मीर शुड बी ऑफर्ड टू देम ऑन अ प्लेटर। और उसके लिए जो बैक चैनल मीटिंग्स हो रही थी, आपको याद होगा, सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं थी, लेकिन वो सुपर प्राइम मिनिस्टर थी। जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल था, जिसकी वो चेयरपर्सन थी, उसमें उसका राइट हैंड मैन होता था हर्ष मांदर, जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर था। बहुत बहुत गंदा आदमी, बहुत गंदा। हाँ, जी, बहुत नीच आदमी है। और आज उस समय वो जाता था उन मीटिंग्स में जिसमें यूके के, अमेरिका के और पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, और उन कॉन्फ्रेंसेस में सरेआम ये बात की जाती थी कि जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस हैं वो कश्मीर में एट्रोसिटीज कर रही हैं, एंड दिस इज अ टाइम व्हेन कश्मीर शुड बी हैंडेड ओवर टू पीपल ऑफ कश्मीर, और let there be a referendum if they want to join Pakistan. हाँ, if they want to join Pakistan. मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं इस तरह के, आज मुझे ध्यान होता तो मैं शायद दिखाता भी वो, कि इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस बहुत बड़े स्केल पे हो रहे थे। और आपको मैं याद दिलाता हूँ, एक वो था 5, लास्ट में मुझे याद आ रहा है, उसका 5 था, पाकिस्तान का आईएसआई का ऑपरेटिव था, यूएस में बैठ के काम करता, गुलाम नबी 5। यस। वो जो कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज कर रहा था कश्मीर के टॉपिक पर, उसमें गौतम नवलखा, जितने सोनिया गांधी के बड़े क्लोज जो जर्नलिस्ट थे, जो आज हम जिन्हें माओवादी जानते हैं, वो उनमें पार्टिसिपेट करते थे। और वो लगातार आर्टिकल्स लिख रहे थे, वो लगातार नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे कि हमें कश्मीर जो है वो दे देना चाहिए। तो ये आपके उस क्वेश्चन का आंसर है कि कौन सी मेंटालिटी थी आर्मी को रोकने की। वो मेंटालिटी ये थी कि हम बॉम्ब गिरेगा ही नहीं, हम इसी तरह से इनको सब कुछ दे देंगे। और एक चीज और मैं